स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टैग जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं वो है सेंटर टैग। सेंटर टैग का यूज़ क्या है? सेंटर टैग इज यूज टू अलाइन इट्स कंटेंट्स टू द सेंटर। मतलब आप कह सकते हो कि सेंटर अलाइन। अगर मुझे सेंटर टैग के अंदर जो भी हम दूसरे कंटेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये एक कंटेनर टैग है और कंटेनर टैग में हम दूसरे कंटेंट्स को जो इंक्लूड करेंगे ही, चाहे वो दूसरे टैग्स हों, चाहे वो सिंपल टेक्स्ट हों या सिंपल कोई इमेजेस वगैरह हों, तो जो भी हम सेंटर टैग के अंदर इंक्लूड करेंगे या सेंटर टैग के हम कंटेंट्स कह सकते हैं जिनको, उन सभी को वो सेंटर अलाइन कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो सेंटर टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट्स लेते हैं, चाहे कोई टैग लें, चाहे कोई पिक्चर लें, इमेजेस लें, टेक्सचुअल डाटा हो, जो भी हो, पैराग्राफ हो, उन सभी को ये सेंट्रली सेंट्रली सेंटर अलाइन कर देगा वो सारे को। ठीक है, हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन कर देगा। नेक्स्ट है टी टी टैग। टी टी की फुल फॉर्म है यहाँ पे टैली टाइप। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। टी टी की फुल फॉर्म है टैली टाइप। तो ये टैली टाइप टैग क्या करता है? इट्स यूज टू डिफाइन मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स। ये मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स कौन से होते हैं? नॉर्मल फॉन्ट्स तो हम सभी को पता है, तो ये मोनोस्पेस्ड फॉन्ट्स कौन से होते हैं? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जनरली, अगर मैं आपको कहूँ कि एम की विड्थ आई की विड्थ से ज़्यादा होती है नॉर्मल फॉन्ट्स में, ऐसा होता है कि एम की विड्थ जो है आई से ज़्यादा होती है। वैसे नॉर्मल जो फॉन्ट्स होते हैं उनमें एम की विड्थ आई से ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे सारे कैरेक्टर्स की विड्थ को सेम करना है। ठीक है, तो अगर आपके सारे ही कैरेक्टर्स की विड्थ सेम दिखाई दे तो ऐसे जो फॉन्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं मोनोस्पेस फॉन्ट्स। तो टी टी टैग इस तरीके के फॉन्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक कंटेनर टैग है। इसके अंदर जो भी कंटेंट्स आपके आएंगे उनको ये टैली टाइप फॉन्ट्स में डिस्प्ले कर देगा, मतलब मोनोस्पेस फॉन्ट्स में डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है कोड टैग। कोड टैग इज यूज टू पुट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोड। स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि हमें किसी वेब पेज पे या किसी वेबसाइट पे दूसरी लैंग्वेजेस के कोड को दिखाना पड़ता है। मान लो कोई सी प्लस का कोड है, कोई जावा का कोड है, पाइथन का कोड है, PHP का कोड है, जिसको मुझे अपने यूज़र्स को, जो मेरे यूज़र्स हैं या मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको मुझे कोई कोड दिखाना है, कोड डिस्प्ले करना है ताकि वो उसको समझ सकें। तो वो कोड डायरेक्टली कोई ब्राउज़र रन ना कर सके, तो उसको हम कोड टैग के अंदर लिख सकते हैं। ये भी कंटेनर टैग है। कोड टैग से स्टार्ट करेंगे और स्लैश कोड टैग से हम उसको ऐड करेंगे। बीच में हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड कोड आ जाएगा, चाहे वो सी लैंग्वेज का कोड है, C++ का है, विजुअल बेसिक का है, किसी भी लैंग्वेज का कोड हो सकता है। तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को अगर मुझे अपने ही सोर्स कोड में रखना है तो हम कोड टैग का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स एक नोट लिखा हुआ है, एम्प्टी टैग्स आर आल्सो कॉल्ड वॉइड टैग्स। स्टूडेंट्स, जो हमारे एम्प्टी टैग्स होते हैं, एम्प्टी टैग मीन्स हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स के टैग होते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कंटेनर टैग्स और एक पढ़ा था हमने एम्प्टी टैग्स। हमने पढ़ा था कि P, H1 फॉन्ट, ये सारे हमारे कंटेनर टैग हैं, जबकि BR, HR ये हमारे एम्प्टी टैग्स हैं। तो एम्प्टी टैग्स को हम वॉइड टैग्स भी बोल सकते हैं। तो कहीं पे कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें ये लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइड टैग। ऐसा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइड टैग, नीचे आपके अलग अलग ऑप्शन आ गए, तो हमें घबराना नहीं है। वॉइड टैग का मतलब एम्प्टी टैग से होता है। एम्प्टी टैग्स को हम वॉइड टैग्स भी बोल सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, आगे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। नेक्स्ट है HTML टेबल टैग। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पैराग्राफ भी लिखते हैं, ठीक है, और पैराग्राफ भी, इमेजेस भी इंसर्ट करते हैं, लिंक्स भी डालते हैं, इसी तरीके से बहुत सारी जगह पे हमें कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे एक्सेल में जैसे हम MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हमें टेबल की ज़रूरत पड़ जाती है। वैसे ही वेब पेज पे भी, वेबसाइट्स पे भी हमें टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो टेबल टैग का यूज़ हम टेबल्स को इंसर्ट करने के लिए ही करते हैं। पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। टेबल टैग अलाउज द प्रोग्रामर्स टू अरेंज द डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो ये प्रोग्रामर्स को ये अलाउ करता है कि वो अपने डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कुछ और भी टैग जो हमारे टेबल टैग के साथ यूज़ होते हैं। एक तो टेबल टैग का तो यूज़ यही हो गया कि हम अपने डाटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। फिर इसमें ही टेबल टैग में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग हमारे पास आता है कैप्शन टैग।
ये सारे कंटेनर टैग हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सारे हमारे कंटेनर टैग्स हैं। तो कैप्शन टैग क्या करता है? कैप्शन टैग डिफाइंस द कैप्शन फॉर द टेबल। अगर मुझे अपनी टेबल के लिए कोई कैप्शन डिफाइन करना है तब हम कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगी ये कैप्शन दिखाई कहाँ पे देगा, तो आपकी जो भी टेबल है, टेबल के ऊपर जो मेन हेडिंग होता है, टेबल के ऊपर जो मेन हेडिंग होता है, टेबल से रिलेटेड जो मेन हेडिंग होगा, या आप कह सकते हो कि टेबल का जो टाइटल है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम कैप्शन टैग यूज़ कर सकते हैं। आगे प्रोग्राम्स में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे कैप्शन टैग यूज़ हुआ है और वो कैसे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट है टी आर टैग। टी आर का मतलब होता है टेबल रो। टी का मतलब टेबल, आर का मतलब रो, टेबल रो। तो टी आर टैग का मतलब ही ये टेबल रो को डिफाइन करने के लिए है। इसी तरीके से टी एच टैग का मतलब है टेबल हेडिंग। ये जो आपके कॉलम्स के नाम होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम टी एच का यूज़ कर सकते हैं। और टी डी की फुल फॉर्म है टेबल डाटा। ये आपके सेल कंटेंट्स को डिफाइन करने के लिए है, सेल के कंटेंट्स। ठीक है, सी एग्जाम्पल ऑफ नेक्स्ट स्लाइड पे हम एग्जाम्पल देखेंगे एक सिंपल। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमने HTML टैग से स्टार्ट किया, क्योंकि आपका हर प्रोग्राम HTML से स्टार्ट किया जाएगा। मैंने बताया था कि HTML इज द रूट एलिमेंट ऑफ एनी HTML प्रोग्राम। तो HTML से हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हेड टैग आएगा। टाइटल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। टाइटल टैग लिखा, टाइटल टैग में मैं वो चीज़ लिखूँगा जो मुझे अपने वेब पेज का टाइटल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे माई टेबल। ठीक है, टाइटल टैग को हमने क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया। फिर बॉडी टैग। बॉडी टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि जो आपका एक्चुअल में HTML डॉक्यूमेंट है वो बॉडी टैग से ही स्पेसिफाई किया जाता है। तो बॉडी टैग का यूज़ किया। इसमें फिर मुझे टेबल दिखानी है तो मैंने टेबल ले लिया। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, बॉर्डर मैंने 1 लिया है। ये बॉर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए है, मुझे बॉर्डर चाहिए। अगर यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू मैं 0 लिख देता हूँ, मैं 0 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब मुझे टेबल में कोई भी बॉर्डर शो नहीं करेगा। बॉर्डर इज इक्वल टू 1 किया तो टेबल में बॉर्डर आएगा। बॉर्डर इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो टेबल में बॉर्डर शो नहीं करता। ये बॉर्डर एक एट्रीब्यूट होगा टेबल टैग का। इसी तरीके से बीजी कलर है। बीजी कलर हमने बॉडी टैग के साथ भी पढ़ा था। ये बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। अगर टेबल की बैकग्राउंड में मुझे कोई कलर चाहिए तो उसके लिए है, जैसे मैंने येलो कलर लिख दिया, इससे क्या होगा कि मुझे टेबल की बैकग्राउंड में कलर येलो मिल जाएगा। फिर बॉर्डर कलर है। बॉर्डर कलर मैंने लिखा है ब्लू। ये सारे इकट्ठे वर्ड हैं, इनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। बीजी स्पेस कलर कभी मत करना, बीजी कलर इकट्ठा आएगा। ऐसे बॉर्डर स्पेस कलर मत करना, बॉर्डर कलर एक ही वर्ड है, इकट्ठा लिखा जाएगा। और मैंने लिखा है ब्लू। इसका मतलब जो बॉर्डर लाइंस आएंगी टेबल की वो उनका कलर ब्लू होगा। मैं जो भी कलर लिखूंगा वही टेबल लाइंस, वो बॉर्डर लाइंस का कलर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ मैं आपको एक एट्रीब्यूट और बताता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड इमेज चाहिए, कोई पिक्चर चाहिए, टेबल के बैकग्राउंड में मुझे कोई पिक्चर चाहिए, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो बीजी कलर की जगह मैं लिखूंगा बैकग्राउंड। बीजी कलर की जगह मेरा एट्रीब्यूट होगा बैकग्राउंड। आप लिख लो, नोट कर लो कॉपी पे। तो बीजी कलर की जगह मैं लिखूंगा बैकग्राउंड, BACKGROUND। फिर इज इक्वल टू साइन आएगा। फिर डबल कोट्स में आपकी फाइल का पाथ आ जाएगा। आपकी फाइल यहाँ पर भी है, उसका पाथ आ जाएगा, फाइल का नाम आ जाएगा, पूरा पाथ विद फाइल नेम। और एक स्टूडेंट्स को एक चीज़ और याद रखना कि इंटरनेट पे हम JPG GIF फाइलें ही ले सकते हैं, PNG भी ले सकते हैं। JPG GIF PNG ये इमेज फाइलों का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी दूसरी इमेज फाइल का यूज़ नहीं कर सकते इंटरनेट पे, क्योंकि ये फाइलें पोर्टेबल होती हैं, इंटरनेट पे आसानी से पोर्ट की जा सकती हैं और इनका साइज़ भी छोटा होता है, जबकि BMP वगैरह का साइज़ बहुत ही बड़ा होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स, टेबल टैग के बाद मेरा जो अगला टैग है वो है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग में मैंने जैसे लिखा XYZ स्कूल रिजल्ट, तो ये मेरा मेन हेडिंग हो जाएगा, टेबल का मेन टाइटल हो जाएगा जो सबसे ऊपर नजर आएगा। फिर TR से मैंने पहली रो को इंसर्ट कर लिया। TR से मेरी पहली रो इंसर्ट होगी। उसके अंदर मैंने TH लिया है टेबल हेडिंग के लिए। तो मेरा पहला हेडिंग, पहला कॉलम बनेगा मेरा रोल नंबर, उसका नाम रहेगा रोल नंबर। TH को मैंने क्लोज कर दिया। फिर दूसरा TH स्टार्ट किया है तो दूसरा कॉलम आएगा मेरा नेम, उसको क्लोज कर दिया। फिर तीसरा TH मेरा स्टार्ट हुआ है, उसका नाम रहेगा रिजल्ट। तो इस तरीके से मेरे 3 कॉलम्स आएंगे और तीनों कॉलम्स के अलग अलग नाम हो जाएंगे मेरी। फिर उसके बाद मैंने टेबल रो को क्लोज कर दिया, मतलब मेरी एक रो कंप्लीट होगी। फिर TR से मैंने दोबारा दूसरी रो इंसर्ट की है। उस रो में मैंने पहली वैल्यू दी है 1001, मतलब पहले जो हमारा रोल नंबर वाला कॉलम था उसके नीचे पहली वैल्यू आएगी 1001।
फिर नेम के नीचे दूसरी वैल्यू आएगी मुकेश कुमार, फिर रिजल्ट के नीचे तीसरी वैल्यू आएगी पास। तो इस तरीके से मैंने तीनों के साथ टी डी लगाया है, ठीक है। टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया, इसके बाद मेरा दूसरा रो कंप्लीट हो गया। फिर टी आर से मैंने थर्ड रो स्टार्ट किया है और उसमें मैंने इसी तरीके से वैल्यू डाल दी 1002, मतलब रोल नंबर की वैल्यू है 1002। नेम के नीचे आएगा विजय श्रीवास्तव और रोल और सॉरी रिजल्ट के नीचे आएगा फेल। तो ये यहाँ पे हमारी तीसरी रो कंप्लीट होगी। टी आर मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें टेबल टैग को क्लोज करना है, क्योंकि ये हमारा कंटेनर टैग है। टेबल टैग को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और लास्ट में हम एचटीएमएल टैग को क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमें इस तरीके से आउटपुट मिल गई। देखो ये आउटपुट आ गई। इसमें देखो स्टूडेंट मैंने जो कैप्शन लिखा था, कैप्शन क्या लिखा था मैंने, XYZ स्कूल रिजल्ट, वो इस तरीके से टेबल के ऊपर अब हमें शो कर रहा है, एक हेडिंग, एक टाइटल की तरह, ठीक है। फिर मैंने टेबल हेडर डाले थे रोल नंबर, नेम, रिजल्ट, ठीक है। उसके नीचे मेरे टेबल डाटा है 101, जिसमें मैंने रोल नंबर के नीचे ये वैल्यूज आ गई, नेम के नीचे ये वाली वैल्यूज और रिजल्ट के नीचे ये वाली वैल्यूज। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने कुछ लिखा भी हुआ है, जैसे बॉर्डर एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था, मैंने बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिख रखा है, तो बॉर्डर इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज टू पुट ए बॉर्डर अक्रॉस द सेल्स। यहाँ पे देखो सेल्स के चारों ओर बॉर्डर है, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज टू पुट ए बॉर्डर अक्रॉस द सेल्स। राइट बॉर्डर इज इक्वल टू 0 इफ नो बॉर्डर इज रिक्वायर्ड। वहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिखा है, वहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू 0 लिखूंगा अगर मुझे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए। इसी तरीके से स्टूडेंट वहाँ पे बॉर्डर कलर भी था एक एट्रीब्यूट, तो बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर लाइंस कलर। तो यहाँ पे जैसे मैंने ब्लू स्पेसिफाई किया तो इनका ब्लू कलर ही आ रहा है। अगर मैं ग्रीन लिखता तो ये लाइनों का, बॉर्डर लाइंस का कलर ग्रीन होता वहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया देखिए जरा। HTML लिखा मैंने, हेड सेम है, सब कुछ सेम है, और यहाँ पे मैंने बस विड्थ और हाइट दिया है। टेबल टैग में देखो मैंने एट्रीब्यूट्स, मैंने बीजी कलर एट्रीब्यूट भी हटा दिया यहाँ पे और बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट भी हटा दिया। आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि एट्रीब्यूट्स का मतलब ही ये होता है कि हमें सारे एट्रीब्यूट्स नहीं देने। जिन एट्रीब्यूट्स की मुझे वैल्यू चेंज करनी है हम वो एट्रीब्यूट्स को रख सकते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे बाकी सारे एट्रीब्यूट हटा दिए, क्योंकि मुझे जो आपको यहाँ पे दिखाना था, आउटपुट दिखानी थी, उसमें मुझे बाकी की ज़रूरत थी नहीं, तो मैंने वो हटा दिया। आप चाहो तो उनको रख सकते हो। फिर मैंने इसमें लिया विड्थ, मुझे टेबल की विड्थ कितनी चाहिए, मैंने 200 लिखा है। स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है 200 पिक्सल्स। हाइट में मैंने 200 लिया है, तो इसका मतलब भी 200 पिक्सल्स होगा। तो मैंने इसमें विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर दी एक टेबल की विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। कैप्शन ले लिया XYZ स्कूल रिजल्ट। तो यह सारा बाकी सेम ही है स्टूडेंट, जैसे हमने पीछे किया था, ध्यान से देख लो आप। टेबल रो है, उसके अंदर 3 हेडिंग्स है, रोल नंबर, नेम, रिजल्ट। टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया। दूसरी रो इंसर्ट की, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी, रोल नंबर के लिए 101, नेम के लिए मुकेश कुमार, रिजल्ट के लिए पास। तीसरी रो इंसर्ट कर रखी है, उसमें रोल नंबर की वैल्यू है 102, नेम की वैल्यू है विजय श्रीवास्तव और रिजल्ट की वैल्यू है फेल। टेबल रो को हमने क्लोज कर रखा है, टेबल को क्लोज कर दिया, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और लास्ट में हमने HTML टैग को क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आउटपुट ऐसी आ रही है आपकी, ये देखो ये आपकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। इसमें कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, कोई इमेज का कलर चेंज नहीं हुआ, ब्लैक आ रहा है, ठीक है। कैप्शन भी वही आ रहा है, XYZ स्कूल रिजल्ट, रोल नंबर, नेम, रिजल्ट, फील्ड भी वही है, सारे कुछ सब कुछ सेम है। बस फ़र्क क्या पड़ा कि हमने इसमें टेबल की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर दी थी। आपकी टेबल उसी विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंगली आएगी, ठीक है। तो विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू सेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द टेबल रिस्पेक्टिवली। तो टेबल की विड्थ और हाइट को सेट करने के लिए हम विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं टेबल टैग में। हमने इस एग्जांपल में यही देखा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास, टेबल टैग से रिलेटेड ही नेक्स्ट एग्जांपल है। तो इस टैग यहाँ पे हम स्टूडेंट्स और एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहे हैं, बाकी सारा कुछ सेम है। आप ध्यान से देखोगे तो HTML भी वही सेम है, हेड टाइटल भी वही सेम है, माई टेबल है, बॉडी टैग भी सेम है, लेकिन टेबल टैग में मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। यहाँ पे टेबल में मैंने बॉर्डर तो 1 ले लिया, लेकिन मैंने 2 अलग अलग एट्रीब्यूट्स और यूज़ किए यहाँ पे। एक तो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया सेल पैडिंग और एक एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से समझना।
सेल स्पेसिंग का मतलब क्या है, सेल के बॉर्डर्स के बीच में स्पेसिंग। लिखना हो इसको लिख लो आप अलग से, वैसे मैंने नीचे भी दे रखा है, लिख भी रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। सेल स्पेसिंग का मतलब ही क्या है कि दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग। और दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग कब आएगी, जब दोनों सेल्स के बॉर्डर्स के बीच में स्पेसिंग होगी। मतलब एक सेल है मेरा, फिर दूसरा सेल है, उनके जो बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी उसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। नोट कर लिया स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर सेल पैडिंग क्या है? सेल पैडिंग आपका एक, देखो सेल स्पेसिंग रिलेटेड है दो सेल्स से, दो सेल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, डिस्टेंस है, उसको हम सेल स्पेसिंग बोल रहे हैं। लेकिन सेल पैडिंग आपकी एक एक इंडिविजुअल सेल से रिलेटेड है। वैसे तो आपकी टेबल के सारे सेल्स से रिलेटेड है, लेकिन मैं सिर्फ एक सेल की बात कहता हूँ, वैसे ही हर सेल पे अप्लाई होगा। तो सेल पैडिंग आपकी एक सेल से रिलेटेड है, जिसमें कि सेल के जो कंटेंट्स हैं जो हमने लिख रखा है वो कंटेंट्स हो गए, उनकी और बॉर्डर के बीच में जो स्पेसिंग है उसको बोलते हैं सेल पैडिंग। देखो सेल स्पेसिंग है दो सेल्स के बीच में डिफरेंस, मतलब वो डिस्टेंस या स्पेसिंग। लेकिन सेल पैडिंग है सेल के कंटेंट्स और सेल के बॉर्डर के बीच में जो स्पेसिंग होती है उसको सेल पैडिंग बोलते हैं। तो हो गया, यहाँ पे एक सेल की बात हो रही है, वहाँ पे दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग की बात हो रही है, यहाँ पे एक सेल की बात हो रही है। ऐसा मतलब हर एक सेल पे अप्लाई होगा सेम। ठीक है, तो सारा कुछ बाकी सेम ही है। आप देखो आगे कैप्शन भी वैसा ही है जैसे मैंने पहले किया था। टेबल रो में वैसे ही मैंने 3 हेडर्स बना रखे हैं, रोल नंबर, नेम, रिजल्ट, और फिर मैंने वैसे ही वैल्यू डाल रखी है। नेक्स्ट रो इंसर्ट कर रखी है जिसमें मैंने 3 वैल्यू डाल रखी हैं। रोल नंबर के लिए 101, नेम के लिए मुकेश कुमार, रिजल्ट के लिए पास। ऐसे ही मैंने तीसरा रो इंसर्ट कर रखा है जिसमें रोल नंबर के लिए मैंने वैल्यू डाल रखी है 1002, नेम के लिए विजय श्रीवास्तव, और रिजल्ट के लिए फेल। सब कुछ सेम है। ये रिजल्ट है स्टूडेंट, देखो इसमें ये आपने ये देखा है कि ये बॉर्डर कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, ये बॉर्डर जो है डबल आ रहा है। तो ये सेल स्पेसिंग के कारण है। जैसे सेल स्पेसिंग जितनी बढ़ाओगे उतना सेल्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और अगर सेल पैडिंग बढ़ाओगे तो सेल के कंटेंट्स उसके बॉर्डर से दूर होते रहेंगे, मतलब वो डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, स्पेसिंग बढ़ती रहेगी। तो ये लिखा भी है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक पे, मेरे वीडियो को बीच में पॉज करके। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइंस स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स। तो वही है स्टूडेंट्स, सेल स्पेसिंग का मतलब है जो टेबल के सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं, उनके बीच में स्पेस को डिफाइन करता है। वाइल सेल पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर्स एंड द कंटेंट्स विद इन ए सेल। और सेल पैडिंग सेल के जो बॉर्डर्स हैं और जो सेल के कंटेंट्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है सेल पैडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलें। तो अब जो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, अब हम क्या करने जा रहे हैं अलग से एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल देखो, हमने स्टूडेंट्स HTML लिया सिंपल, जैसे हम लेते आए हैं। HTML तो लेना ही पड़ेगा, रूट एलिमेंट है, आपको हर एक प्रोग्राम में लेना पड़ेगा। हेड टैग लिया, उसके बाद हमने हेड के अंदर ही टाइटल टैग को लिया जिसमें मैंने माई टेबल लिख रखा है। फिर उसके नीचे बॉडी टैग है, बॉडी टैग में हमने टेबल इंसर्ट करनी है। मैंने सिंपली टेबल इंसर्ट की, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 लिखा है। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया कि हम बॉर्डर इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं अगर मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो फिर उसके नीचे मैंने कैप्शन लिख रखा है XYZ स्कूल रिजल्ट। ये मैंने आपको बताया था कि मेन हेडिंग होगा टेबल का, मेन टाइटल होगा। फिर हमने पहली रो इंसर्ट की। जब मैंने पहली रो इंसर्ट की तो मेरा पहला हेडिंग है रोल नंबर, दूसरा हेडिंग है नेम, लेकिन तीसरे हेडिंग में मैंने स्टूडेंट्स क्या किया, देखो कोल स्पैन यूज़ किया। कोल स्पैन का मतलब है हम कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, कितने कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 लिख दिया तो इसमें मतलब मेरे 2 कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे। TH कोल स्पैन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी मर्ज्ड। मैंने जैसे 2 लिखा है तो 2 कॉलम्स मेरे एक ही कॉलम में मर्ज हो जाएंगे, तो मैंने लिखा TH स्पेस कोल स्पैन इज इक्वल टू 2। ऐसे स्टूडेंट्स हम रो के लिए भी कर सकते हैं। रो के लिए होता है रो स्पैन, ROWSPAN, और कॉलम्स के लिए होता है कोल स्पैन, रोज के लिए होता है रो स्पैन। तो मैंने लिखा TH कोल स्पैन इज इक्वल टू 2 रिजल्ट TH। इसका मतलब जो रिजल्ट है मेरा वो दो सेल्स को मर्ज कर देगा। ठीक है, मेरी एक रो कंप्लीट होगी। तो अब स्टूडेंट्स मुझे नीचे कितने सेल्स चाहिए होंगे, नीचे कितनी सेल्स चाहिए। जैसे यहाँ पे तो मेरे 3 हो गए, पहला हो गया रोल नंबर, दूसरा हो गया नेम और तीसरा रिजल्ट हो गया, जबकि जो रिजल्ट है वो भी 2 सेल से मिलकर बना हुआ है। तो नेक्स्ट रो में मुझे कितने रो चाहिए, कितने डाटा चाहिए, कितने सेल्स चाहिए होंगे, 4 सेल्स चाहिए। तो मैंने पहला सेल लिया है रोल नंबर के लिए 101, दूसरी वैल्यू मैंने नेम के लिए लिया मुकेश कुमार,
लेकिन तीसरा जो था मेरा रिजल्ट था, जो मेन हेडिंग था। अब रिजल्ट में मुझे एक जगह तो रिजल्ट दिखाना है और दूसरी जगह उसकी परसेंटेज दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे दो लिए हैं, एक तो टीडी में मैंने पास दिखा दिया और दूसरा टीडी में मैंने 70% दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैं जब नेक्स्ट रो इंसर्ट कर रहा हूँ उसमें भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। मैंने रोल नंबर के लिए वैल्यू दी 102, नेम के लिए वैल्यू दी विजय श्रीवास्तव, और फिर रिजल्ट के नीचे मेरे पास दो कॉलम्स आएंगे क्योंकि रिजल्ट में तो दो कॉलम मर्ज हो चुके हैं ना, जबकि नीचे नहीं होंगे ऐसे। तो मैंने एक में तो रिजल्ट शो कर दिया कि वो फेल है, और अगला जो मेरे पास सेल है उसमें मैंने परसेंटेज भी दिखा दी कि उसके 31% है, वो फेल है। तो इस तरीके से फिर हमने टेबल टैग को क्लोज कर दिया। लास्ट में वही है, हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, एचटीएमएल टैग को क्लोज करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से आ रहा है। देखो टेबल को देखो, आउटपुट देखो आप, ऊपर रोल नंबर, नेम और रिजल्ट है, नीचे इस तरीके से आ गया। रोल नंबर के नीचे 101, नेम के नीचे मुकेश कुमार, और रिजल्ट के नीचे दो सेल्स आ रहे हैं, एक पास फेल लिखने के लिए और एक परसेंटेज के लिए। तो मैंने पास लिखा, आगे 70% लिखा। इसी तरीके से 102 का नेम है विजय श्रीवास्तव और इसमें रिजल्ट में हमने फेल और 31% लिखा है। तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन करते क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। तो कॉल स्पैन क्या है? कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज टू और मोर कॉलम्स इनटू ए सिंगल कॉलम। मतलब दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम में मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से रो स्पैन का भी यूज़ हम कर सकते हैं। रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज टू मर्ज टू और मोर रोज इनटू ए सिंगल रो। इसी तरीके से दो या दो से ज़्यादा रोज को एक सिंगल रो में मर्ज करने के लिए हम रो स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टेबल हेडर, बॉडी एंड फूटर। स्टूडेंट्स हम टेबल हेडर, बॉडी और फूटर के लिए अलग अलग टैग्स भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक ही प्रोग्राम में अभी तक मैंने टेबल हेडर, बॉडी और फुटर को अलग से डिफाइन नहीं किया। हम चाहें तो टेबल हेडर, बॉडी और फुटर को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी मेरे पास अलग अलग टैग्स हैं। द 3 एलिमेंट्स फॉर सेपरेटिंग द हेड, बॉडी एंड फुट ऑफ ए टेबल आर। ये है स्टूडेंट, देखो जैसे टी हेड है, तो टी हेड क्या कर रहा है? टू क्रिएट ए सेपरेट टेबल हेडर। मुझे एक सेपरेट टेबल हेडर को डिफाइन करना है तो मैं टी हेड का यूज़ करूँगा। इसी तरीके से टी बॉडी है, टू इंडिकेट द मेन बॉडी ऑफ द टेबल। टेबल की मेन जो बॉडी है उसको डिफाइन करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम टी बॉडी का यूज़ करेंगे। और लास्ट है टी फुट, टू क्रिएट ए सेपरेट टेबल फुटर। यहाँ पे हम टेबल का फुटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और इसकी विड्थ मैंने परसेंटेज में ले ली। अगर स्टूडेंट्स हम विड्थ परसेंटेज में ले रहे हैं तो ये स्क्रीन के हिसाब से आएगी। स्क्रीन की विड्थ जितनी भी है उसकी 100%, मतलब पूरी स्क्रीन पर ये आपको टेबल दिखाई देगी। फिर स्टूडेंट्स इसमें मैंने टी हेड डिफाइन किया। देखो अभी टेबल हेडर के लिए टी हेड मैंने लिया टैग, और फिर इसमें मैंने एक रो इंसर्ट कर ली और रो में मैंने एक टेबल डाटा कॉलम ले लिया और कॉल स्पैन मैंने 4 कॉलम, मतलब 4 कॉलम्स को मर्ज करवा दिया। और इन 4 कॉलम्स को मर्ज करने के बाद उसमें मैंने क्या लिखा है, दिस इज द हेड ऑफ द टेबल। टी टैग को क्लोज किया हमने, टी आर टैग को क्लोज किया और लास्ट में टी हेड टैग को क्लोज कर दिया। मतलब मेरा टेबल हेडर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने टेबल फुटर के बारे में लिखा है। टेबल फुटर के लिए भी हमें रो तो चाहिए ना, तो टी फुट से मैंने स्टार्ट किया है। फिर रो चाहिए तो मैंने टी आर टैग का यूज़ किया है और उसमें भी मैंने टी डी को 4 सेल्स में मर्ज कर दिया। टी डी कॉल स्पैन इक्वल टू 4 लिखा है ना, तो 4 सेल्स में मर्ज कर दिया और उन मर्ज सेल्स में मैंने क्या लिखा है, दिस इज द फुट ऑफ द टेबल। टी डी को क्लोज कर दिया, टी आर को क्लोज कर दिया और लास्ट में टी फुट को क्लोज दिया। तो मेरा टी हेडर भी टेबल हेडर भी कंप्लीट हो गया, टेबल फुटर भी कंप्लीट हो गया। अब रह गया टेबल बॉडी। तो उसके लिए मैंने टी बॉडी टैग को यूज़ किया, उसके अंदर मैंने रो इंसर्ट किया, फिर टेबल डाटा मैंने इंसर्ट किया। मेरे को 4 सेल्स चाहिए ना, क्योंकि ऊपर तो 4 सेल्स को मर्ज कर दिया था हमने, लेकिन मुझे यहाँ पे 4 सेल्स चाहिए, तो 4 से हम ले रहे हैं, 4 सेल ले रहे हैं। पहले सेल में मैंने धीरे डिस्प्ले किया, टी डी से स्टार्ट किया और टी डी से क्लोज किया। फिर दूसरा मैंने क्यारा लिया, फिर मैंने तीसरे सेल में मीनाक्षी लिया और चौथे सेल में मैंने राजेश लिया। तो इस तरीके से मुझे जितने भी रो चाहिए ना यहाँ पे हम उतने इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिंगल रो इंसर्ट किया। दूसरा रो इंसर्ट करने के लिए आप दोबारा टी आर टैग स्टार्ट करोगे और उसे लास्ट में टी आर टैग को क्लोज कर दोगे इस तरीके से। फिर मैंने टी बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और लास्ट में टेबल टैग को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट्स टेबल हेडर, फुटर और टेबल बॉडी का भी टैग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स कुछ एलिमेंट्स हमारे ब्लॉक लेवल के होते हैं और कुछ एलिमेंट्स हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो पढ़ते हैं उनके बारे में,
फिर मैं आपको बताऊंगा भी कौन कौन से हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, एग्जाम्पल DIV। तो DIV की फुल फॉर्म है स्टूडेंट डिवीजन। ये हमारे पेज को कुछ डिविजन्स में डिवाइड कर देता है, इसे ब्लॉक लेवल हम एलिमेंट बोल सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हमारे और कौन कौन से हो सकते हैं? हेडर्स, मैंने जैसे H1 से स्टार्ट किया, कुछ लिखा, H1 को क्लोज कर दिया। अगर मैं H1 टैग के बराबर में ही कुछ लिखता हूँ तो, लेकिन जब मैं उसको उसकी आउटपुट देखूंगा तो आपका हेडर एक लाइन में आएगा, जबकि उसके बाद मैंने जो लिखा था वो आपको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ टैग्स हमारे ऐसे हैं जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, जो अपना पूरी विड्थ लेते हैं। ठीक है, पूरा स्पेस लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको H1 टैग का बता दिया, H1 से लेके H6 जितने भी मेरे हेडिंग सेक्शंस हैं, वो हेडिंग टैग्स हैं, वो पूरा स्पेस लेते हैं। अगर मैंने H1 के बाद कुछ मैंने लिखा भी है, मतलब H1 मैंने कुछ डिफाइन किया, H1 को क्लोज किया, उसके बाद मैंने कुछ लिखा भी है, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, सेम लाइन पे नहीं रहेगा। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते होते हैं। तो DIV भी मैंने एक आपको एग्जांपल बताया, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। DIV डिवीजन बोलते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब डिवीजन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो DIV हो गया ना। तो हेलो वर्ल्ड को मैंने शो करवा रखा है यहाँ पे। इसी तरीके से इनलाइन एलिमेंट का एग्जाम्पल देखा जाए तो, एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन एंड इट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी। अब इनलाइन एलिमेंट्स की बात करें तो ये एलिमेंट्स कोई भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेते, इन्हें जहाँ पे स्पेस मिले वहाँ पे ही फिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे स्पैन वैसे अगर देखा जाए तो DIV टैग और स्पैन, डिवीजन टैग और स्पैन टैग, दोनों का काम एक जैसा है, दोनों ही दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि डिवीजन टैग जो है वो ब्लॉक लेवल टैग है, जबकि स्पैन जो मेरा इनलाइन टैग है। अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछें कि कोई और आपका ऐसा कोई टैग है जो इनलाइन टैग हो, इनलाइन टैग आपका फोन टैग है, बोल्ड टैग है, हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी को बोल्ड डिफाइन किया तो उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, सेम लाइन पे रहते हैं ना। तो ये सारे मेरे जो टैग्स हैं ये मेरे इनलाइन टैग्स हैं। तो DIV और स्पैन के बारे में नीचे भी कुछ लिख रखा है स्टूडेंट्स, वो भी पढ़ लेते हैं हम। DIV एंड स्पैन बोथ एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। ये मैंने आपको बता ही दिया, दोनों ही टैग्स का काम है दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करना। डिफरेंस बस ये है कि डिवीजन जो एलिमेंट है वो मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन जो मेरा वो इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, आगे चलें स्टूडेंट्स। टेबल्स की तरह ही स्टूडेंट्स कई बार हम फ्रेम भी इंसर्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा एक वेब पेज है और उस वेब पेज को मैंने अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड किया हुआ है और हर फ्रेम पे एक अलग वेब पेज आपका लोड हो रहा है। तो फ्रेम्स की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जब हमें एक पेज को हमें अलग अलग पेजेस, अलग अलग वेब पेज, अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड करना हो और हर फ्रेम पे आपको एक अलग वेब पेज वहाँ पे दिखाई देगा। तो HTML frames are used to divide your browser window into multiple sections where each section can load a separate HTML document। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि HTML frames का यूज़ ही ये है कि आपके ब्राउज़र को डिवाइड कर देगा अलग अलग सेक्शंस में और हर सेक्शन में आपको एक अलग वेब पेज लोड हुआ दिखाई देगा। एक कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स इन द ब्राउज़र विंडो इज नोन एज फ्रेम सेट, और इन सभी फ्रेम्स के सेट को हम क्या बोल देते हैं? फ्रेम सेट। द बॉडी टैग इज रिप्लेस विद फ्रेम सेट टैग। एक स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा टैग है जो बॉडी टैग को रिप्लेस कर सकता है। तो फ्रेम सेट टैग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम बॉडी टैग नहीं लिखेंगे, फ्रेम सेट टैग आपके बॉडी टैग को रिप्लेस कर देगा। द बॉडी टैग इज रिप्लेस विद फ्रेम सेट टैग ऑलवेज। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब जैसे स्टूडेंट मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है यहाँ पे नोटपैड के अंदर, मैंने लिखा HTML से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद हेड टैग है, हेड टैग में मेरा टाइटल टैग है, टाइटल टैग में मैंने माई टेबल ही लिख रखा है, वो आप कुछ भी लिख सकते हो सिंपली। और यहाँ पे मैंने बॉडी टैग का यूज़ नहीं किया, मैंने सिंपल फ्रेम सेट टैग का यूज़ किया। और फ्रेम सेट में मैंने रोज डिफाइन किया 25% एंड 75%। मतलब मेरा जो पहला रो है, पहला फ्रेम्स का सेट है वो 2 रोज में डिवाइड है। एक रो तो 25% लेगी और दूसरी रो 75% हाइट लेगी। ठीक है, अब जो 25% वाला मेरा ऊपर वाला फ्रेम है उसमें मैंने b.html फाइल को शो कर दिया फ्रेम टैग के साथ। मैंने लिखा फ्रेम src इज इक्वल टू b.html। तो जो 25% वाला हिस्सा था ऊपर उसमें तो मैंने b.html फाइल को शो करवा दिया।
अब बचा नीचे 75%, उसको फिर मैं आगे कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मैंने लिखा फ्रेम सेट कॉलम्स इज इक्वल टू 50% कॉमा 50%। तो जो 75% वाला हिस्सा नीचे बचा था रोज में, उस रो को मैंने डिफाइन कर दिया दो कॉलम्स, डिवाइड कर दिया दो कॉलम्स में, 50-50% के कॉलम्स में। तो वो दो फ्रेम बन गए। तो उन फ्रेम से मैंने अलग अलग फाइल्स को शो करवा दिया, C.html एंड D.html। और जितने भी हम फ्रेम सेट स्टार्ट करते हैं उन सभी को क्लोज करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट टैग्स को क्लोज किया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती कर रखी है मैंने, आप मत करना। मैंने यहाँ पे आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने फ्रेम सेट टैग को वो ग्रेटर दैन वाली मतलब प्रॉपर मैंने टैग नहीं लगाया। मैंने फ्रेम सेट तो लिख दिया, मैंने लिखा स्लैश फ्रेम सेट और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन नहीं लगाया, ऐसे ही नीचे किया है। नीचे भी मैंने स्लैश फ्रेम सेट लिखा है लेकिन ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाया, वो लगाना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके की आपकी आउटपुट आएगी। ऊपर तो 25% है और नीचे 75% है। ऊपर के 25% में मैंने B.html फाइल को शो किया, जबकि नीचे वाले को हमने दो कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है 50-50% के, जिसमें एक में मैंने C.html फाइल को शो करवाया और एक में मैंने D.html फाइल को शो करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलें। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स HTML इनलाइन फ्रेम्स। ये तो फ्रेम्स आपके जो भी हमने फ्रेम्स पढ़े हैं ये तो आपके ब्राउज़र को ही अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन मुझे अगर ऐसी ज़रूरत पड़े कि मुझे ब्राउज़र्स को डिवाइड नहीं करना अलग अलग सेक्शंस में, जबकि मुझे जो मेरे कंटेंट्स हैं उन्हीं कंटेंट्स के बीच में मुझे कोई फ्रेम चाहिए और उस फ्रेम पे कोई अलग वेब पेज मुझे लोड करना है, तब हम इनलाइन फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। तो आई फ्रेम टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इनलाइन फ्रेम। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो हमने पीछे फ्रेम सेट टैग का यूज़ किया है वो तो आपके बॉडी टैग को रिप्लेस कर देगा, वो पूरे के पूरे वेब पेज को ही सेक्शंस में डिवाइड कर देता है। हर एक सेक्शन पे आपको अलग वेब पेज लोड किया हुआ मिलता है। जबकि इनलाइन फ्रेम टैग का जब हम यूज़ करते हैं तो ये टैग सिर्फ आपके वेब पेज के बीच में ही एक फ्रेम को इंसर्ट कर देगा और उस फ्रेम पे हम किसी भी वेब पेज को लोड कर सकते हैं। ये एक इनलाइन फ्रेम की तरह काम करता है। तो कैसे काम करता है स्टूडेंट्स, ये आपने प्रैक्टिकली करके देखना है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या लिखा है हमने, आई फ्रेम src इज इक्वल टू 8.html, मतलब मुझे 8.html फाइल को वहाँ पे खोलना है और विड्थ और हाइट भी मैंने सेट करके है, विड्थ 500, हाइट इज इक्वल टू 400। स्टूडेंट्स ये डबल कोट्स के बाद स्पेस आ गया, ये गलत किया है मैंने, आप ठीक कर लेना। हाइट इज इक्वल टू डबल कोट्स में 400 आएगा, यहाँ पे कोई स्पेसिंग नहीं आएगी जैसे यहाँ पे स्पेसिंग कर रखी है। फिर इसमें एक एट्रीब्यूट होता है स्क्रॉलिंग, वो फ्रेम सेट में भी होता है, जो हमने पीछे फ्रेम सेट पढ़ा है ना, वहाँ भी हम स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट की 3 वैल्यूज होती हैं, यस, नो एंड ऑटो। फिर दोबारा रिपीट कर दूँ, स्क्रॉलिंग एट्रीब्यूट की 3 वैल्यूज होती हैं, यस, नो एंड ऑटो। स्टूडेंट्स ये जो है ना स्क्रॉलिंग वाला क्वेश्चन, ये एनवीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनवीएस के पीजीटी एग्जाम में, कि स्क्रॉलिंग की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। तो फ्रेम की जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो 3 वैल्यूज ही होती हैं ओनली, यस, नो या ऑटो। यस का मतलब अगर मुझे स्क्रॉलिंग देनी है स्क्रॉल बार आ जाएगा वहाँ पे, नो का मतलब स्क्रॉल बार नहीं आएगा, और ऑटो का मतलब स्क्रॉल बार आ जाएगा लेकिन डिपेंड करेगा कि स्क्रॉलिंग की वहाँ पे ज़रूरत है या नहीं है, ऑटोमेटिकली आएगा या नहीं आएगा, डिपेंड करेगा। तो और बीच में मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया नॉट सपोर्टिंग इनलाइन फ्रेम्स और फ्रेम टैग आई फ्रेम टैग को क्लोज कर दिया। तो ये नॉट सपोर्टिंग इनलाइन फ्रेम तब आएगा जब वो फ्रेम को डिस्प्ले नहीं करेगा, मतलब वहाँ पे कोई इनलाइन फ्रेम आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले ही नहीं कर रहा, तो उसकी जगह ये लिखा आ जाएगा नॉट सपोर्टिंग इनलाइन फ्रेम। ठीक है स्टूडेंट, कर लोगे ये। नेक्स्ट है HTML बेस फॉन्ट एलिमेंट। स्टूडेंट्स वैसे तो हम अपने जो भी हम HTML पेज बना रहे हैं उसमें हर एक कंटेंट्स को डिफाइन करने के लिए, उनके फॉन्ट को डिफाइन करने के लिए हम फॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी आप ये चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फॉन्ट टैग का यूज़ नहीं भी करते तो आपके पूरे के पूरे पेज पे वही फॉन्ट दिखाई दे, बाय डिफ़ॉल्ट वही फॉन्ट आए विदाउट, अगर हम फॉन्ट टैग का यूज़ नहीं भी करते तब भी मुझे हर एक पेज पे मुझे एक पर्टिकुलर पेज पे सारे कंटेंट्स के लिए सेम फॉन्ट चाहिए, तब हम बेस फॉन्ट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो बेस फॉन्ट टैग इज यूज टू सेट द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस साइज एंड कलर। तो वही है आपके पेज के लिए, अगर मुझे एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस साइज और कलर डिफाइन करना है, जिस मतलब आप फॉन्ट टैग अगर यूज़ करते हो तो वो ओवरराइड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे मैं फॉन्ट टैग को अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पे तो वो ओवरराइड हो जाएगा बेस फॉन्ट टैग आपका। अदरवाइज अगर आप फॉन्ट टैग का यूज़ नहीं करते तो आपके पूरे के पूरे पेज पर सेम फॉन्ट स्टाइल अप्लाई होंगे। तो दिस इज़ एन एम्प्टी टैग, ये एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है।
लिखते कैसे हैं इसको, बेस फॉन्ट स्पेस इज इक्वल टू फेस इज इक्वल टू एरियल, जैसे मैंने एरियल फॉन्ट ले लिया, साइज इज इक्वल टू 4, साइज मैंने 4 ले रखा है, मैंने बताया था आप हम 1 से लेके 7 तक साइज ले सकते हैं। कलर इज इक्वल टू मैंने रेड ले लिया। तो इसका मतलब है अगर ये मैंने बिल्कुल बॉडी टैग के स्टार्टिंग में लिख दिया, मतलब बॉडी टैग मैंने स्टार्ट किया है, बॉडी टैग, और बॉडी टैग स्टार्ट करते ही उसके बाद मैंने सिंपली ये बेस फॉन्ट टैग का यूज़ कर लिया, उसके बाद मेरे कंटेंट्स आ गए बॉडी टैग के सारे, तो ऑटोमेटिकली मेरे पूरे बॉडी टैग पर एरियल फॉन्ट अप्लाई होगा, फॉन्ट साइज 4 रहेगा और कलर उसका रेड रहेगा, जब तक कि मैं कोई फॉन्ट टैग अप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है HTML मीटर एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पीछे HTET के एग्जाम में आ चुका है, HTET के एग्जाम में आ चुका है ये मीटर एलिमेंट। मीटर एलिमेंट जनरली कोई स्केल्स वगैरह दिखाने के लिए होता है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द मीटर टैग डिफाइंस ए स्केलर मेजरमेंट्स विद इन ए नॉन रेंज और ए फ्रैक्शनल वैल्यू, दिस इज आल्सो नोन एज ए गेज। ठीक है, तो कोई भी मतलब स्केलर मेजरमेंट्स दिखाने के लिए हम मीटर एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि मीटर है, तो यहाँ पे मीटर लिखा है, टैग हम यूज़ कैसे करेंगे, पहले मीटर, आईडी मैंने जैसे दे दिया, आईडी में हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया डिस्क अंडरस्कोर सी। स्टूडेंट्स ये डबल कोट्स लग गए हैं किसी कारण से, जस्टिफाइड करते हुए या टाइपिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, हम स्पेसिंग का ध्यान रखेंगे, स्पेसिंग इस तरीके की नहीं आएगी, सिंपली मीटर आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स में डिस्क अंडरस्कोर सी आएगा विदाउट एनी स्पेसिंग। फिर मैंने वैल्यू ली है इसकी 2, जबकि मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मतलब मिनिमम मैंने लिया 0, मैक्सिमम 10, लेकिन वैसे बाय डिफ़ॉल्ट मेरी इस टाइम पे वैल्यू है 2, तो ये मैंने लिख भी दिया 2 आउट ऑफ 10 और मीटर को मैंने क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये 2 आउट ऑफ 10 तो हमें दिखाई नहीं देगा कहीं पर ही स्क्रीन पे, हमें एक मीटर दिखाई देगा, एक स्केल की तरह दिखाई देगा, और स्केल में वो मतलब क्योंकि वैल्यू मैंने 2 ले रखी है तो कुछ आपको फील्ड दिखेगा, बाकी का आपको ब्लैंक दिखाई देगा। आपको इसकी आउटपुट देखनी है तो आपको ये एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा अपने HTML कोड में। इसी तरीके से स्टूडेंट्स है HTML प्रोग्रेस एलिमेंट। प्रोग्रेस एलिमेंट हम बहुत सारी जगह देखते हैं, हम जब कोई इंस्टॉलेशंस करते हैं, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, जब हम गूगल स्टोर पे जाके कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्रोग्रेस बार चल रहा है कि कितना कंप्लीट हुआ, कितना रह गया, आता है ना, कितने % इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, कितने % रह रही है। डाउनलोडिंग करते टाइम भी ऐसा आता है कि कितने % डाउनलोड हो गया, कितने % रह रहा है, तो उसके लिए हम प्रोग्रेस बार का यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रेस एलिमेंट उसके लिए होता है। द प्रोग्रेस टैग रिप्रेजेंट द कंप्लीशन प्रोग्रेस ऑफ ए टास्क, किसी भी टास्क का जो कंप्लीशन प्रोग्रेस है वो कितनी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोग्रेस टैग का यूज़ करते हैं। कैसे लिखेंगे हम, प्रोग्रेस आईडी इज इक्वल टू फाइल मैंने लिख दिया, जैसे मतलब आईडी का मतलब है हम उसका नाम दे सकते हैं प्रोग्रेस बार का। वैल्यू मैंने लिख दी 32, जबकि मैक्सिमम वैल्यू मैंने लिखी है 100, तो कितने % हो गया, 32% हो गया, क्योंकि मैक्सिमम 100 है और इस टाइम पे कंप्लीट हुआ है 32, तो ऑटोमेटिकली हमें हमारी कैलकुलेशन क्या कहती है कि 32% हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 32%। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 32% कंप्लीटेड, 32% कंप्लीटेड सक्सेसफुली, कुछ भी लिख सकते हो, और लास्ट में मैंने प्रोग्रेस टैग को क्लोज कर दिया। तो ये प्रोग्रेस बार को शो करेगा, एक प्रोग्रेस बार शो होगा आपकी स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आज का वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप्स में सभी को शेयर कीजिए, सभी सब्सक्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आपका प्यार मिलता रहेगा मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा, अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा जो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और स्किलफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।